ट्रम्प भाई साहब की एक ही इशारे में मार्केट ऊपर नीचे हो जा रहा, लेकिन इतना ज़्यादा हाल फिलहाल में क्यों गिरा था? इसके पीछे एक बहुत डेंजरस ट्रूथ है जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये अचानक से जो मैसिव फॉल निफ्टी 50 और बाकी स्टॉक्स में आया वो कैसे और क्या ट्रिगर हुआ था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 50 से ज़्यादा कंट्रीज का पैसा लगा है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लगता है, सेफ लगता है, मैच्योर लगता है। लेकिन असली ट्रूथ सुन के आप लोग हिल जाओगे कि इंडियन इक्विटीज का टोटल फॉरेन मनी का 44% सिर्फ एक कंट्री कंट्रोल करती है, और वो कौन सी है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नॉट 20, नॉट 30, सीधा सीधा 44%। और जब आप ये नंबर समझ जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मार्च 2026 का जो सेल ऑफ था वो इमोशनल कतई नहीं था, वो आपको मैथमेटिकल लगने लगेगा। तो चलिए नंबर से शुरू करते हैं, बट इससे पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है टाइमली अपडेट देने के लिए। फरवरी 2026 में एनएसडीएल के हिसाब से एक डेटा उन्होंने निकाला जिसके हिसाब से फॉरेन एयूसी इन इंडियन इक्विटीज ऑलमोस्ट 60.28 लाख करोड़ था। और उसका ब्रेकडाउन जब उन्होंने दिया तो यूएसए ने 31.53 लाख करोड़, लक्समबर्ग ने 5.27 लाख करोड़, आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो 4.78 लाख करोड़, सिंगापुर 4.7 लाख करोड़, यूके 3.15 लाख करोड़, और बाकी दुनिया को एक साथ एक क्लस्टर बना के ऐड करें तो 10.85 लाख करोड़। अब जरा ध्यान दो, ध्यान से इस चीज को देखो। यूएस अलोन इज इक्वल टू लक्समबर्ग प्लस आयरलैंड प्लस सिंगापुर प्लस यूके प्लस बाकी दुनिया का ह्यूज चंक को मिलाकर भी ज्यादा यूएसए के तरफ से आता है। ये कोई छोटा कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रेशर पॉइंट है। ये वो हिडन वल्नरेबिलिटी है जो हेडलाइंस में कभी क्लियरली नहीं बताई जाती, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये आता है, क्या ये अमेरिकन कंपनीज इंडिया पर बुलिश हैं? क्योंकि इसी से डिपेंड करेगा कि आने वाले समय पे आपके ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल सा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बुलिश हैं। ये पैसा मोस्टली आता है वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, कैपिटल ग्रुप, फिडेलिटी जैसे ग्लोबल एसेट मैनेजर्स के थ्रू। ऐसे जाइंट जो इंडिविजुअली $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन तक के एसेट्स मैनेज करते हैं। आप सभी को पता है, हमने इन सब के बारे में अलग अलग पॉडकास्ट में बात करी हुई है। उनके लिए इंडिया कोई कन्विक्शन कॉल नहीं होता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया कोई वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी भी वो लोग नहीं मानते हैं। इंडिया उनके लिए होता है वन लाइन आइटम, वन इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन, वन स्प्रेडशीट सेल। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा कि रिटेल इंडियन इन्वेस्टर सोचता है कि इंडिया की जीडीपी इतनी स्ट्रांग है, अर्निंग्स इतने बढ़िया हैं, डेमोग्राफिक्स इतने स्ट्रांग है, जिसके चक्कर में लॉन्ग स्टोरी इंटैक्ट, और इसलिए एफआईआईज हम पे पैसा डालेंगे। तो दोस्तों, ये वो जुमला है जो आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हर पॉडकास्ट में जाके बेच रहे हैं। जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉडकास्ट पे आके इसलिए बेच रहा है बिकॉज उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। अगर आप लोग पैसा नहीं डालोगे तो एयूएम वाले पैसे कमाएंगे कैसे? और ये सब सच है। मैं आपको बता दूं, जब ग्लोबल रिस्क मॉडल ट्रिगर होता है तो फंड मैनेजर ये नहीं देखता कि इंडिया का इंफ्रा बिल्ड हो रहा है या नहीं। वो ये देखता है कि यूएस बॉन्ड यील्ड कितना है, ब्रेंट क्रूड ऑयल कितना है, डॉलर स्ट्रांग है या फिर नहीं है, रुपी टूट रहा है या फिर स्टेबल है या फिर स्ट्रांग है। और अगर मॉडल बोलता है कि रिड्यूस इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब उनके एल्गो लगे, अब तो एआई के मॉडल्स लग गए, अगर उनके मॉडल्स ने कर दिया है रिड्यूस इमर्जिंग मार्केट्स, तो इंडिया स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पाता है। यूएस मोमेंट पे इंडिया को फेवरेट चाइल्ड कभी नहीं बोलता है। इंडिया होता है ब्राजील के साथ बिकने वाला, इंडोनेशिया के साथ बिकने वाला, मेक्सिको के साथ बिकने वाला नेक्स्ट टिकर। इसलिए मार्च 2026 का सेल ऑफ इतना ब्रूटल था। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मार्केट्स पे फिर बताता हूँ। एनएसडीएल के डेटा के हिसाब से मार्च 2026 में सिर्फ मार्च 20 तक एफपीआईज ने इंडियन इक्विटीज में 88,180 करोड़ निकाल दिए। डॉलर टर्म्स में ये रफली $9.6 बिलियन होता है। और सबसे स्केरी लाइन, नेट सेलर्स ऑन एवरी सिंगल ट्रेडिंग डे, मतलब 1 2 3 दिन का पैनिक नहीं था। एक डिसिप्लिन सिस्टमैटिक मशीन लिया एग्जिस्ट
तो आज जो फव्वारे मचे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए। इन्फ्लुएंसर्स तो रोज़ रोज़ बदलेंगे, वो यूज़ बदलेंगे, बट आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना है। 2026 का टोटल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा आउटफ्लो हो चुका है। अब रीज़न समझो। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ है, क्रूड $100 के ऊपर चले गया है, रुपी 92-90 के आसपास जो वो घूम रहा था वो प्रेशर में आ गया, यूएस यील्ड्स एलिवेटेड रहे, रिस्क ऑफ मोड ऑन हुआ और फिर वही क्लासिक इमर्जिंग मार्केट को सेल करो का बटन दब गया। ध्यान रहे, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्लस के जोन में थी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कोलैप्स नहीं हुए थे, फंडामेंटल्स में कोई भी बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं आया था। तो बदला क्या? बदला था ग्लोबल एलोकेशन का वो जो स्प्रेडशीट ये लोग बनाते हैं, बस ये बदला था। और इस सेलिंग का सबसे बड़ा नुकसान कहां दिखा? फाइनेंशियल सर्विसेज। मार्च के सिर्फ पहले 15 दिनों में एफपीआईज ने फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स में 31,831 करोड़ की सेलिंग कर दी। सोचो कौन से नेम्स थे फाइनेंशियल सर्विसेज में, और जाके उनके चार्ट्स देखो, आपको सब समझ में आने लगेगा ये बड़े लोग गेम क्या खेल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, क्या ये कंपनीज खराब हो गई? नहीं। फिर क्यों बिकी? बिकॉज दे आर लिक्विड, लार्ज कैप, हैवी ओनरशिप, इजी एग्जिट। जब फॉरेन फंड को जल्दी डॉलर्स बुक करने होते हैं, करके निकलने होते हैं, वो सबसे पहले वही बेचते हैं जो सबसे फास्ट बिक सकते हैं। ये मार्केट का ब्रूटल ट्रूथ है दोस्तों, इस चीज को समझ जाओ। इस तरह के डीप इनसाइट समझने के लिए ना अभिषेक भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता है और बेल आइकन क्लिक भी करना पड़ता है, नहीं किया तो वो भी कर लो। देखिए कभी कभी बेस्ट कंपनीज इसलिए गिरती हैं क्योंकि वो बाद में जो बेकार कंपनीज होती हैं, सेलेबल कंपनीज होती हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, वो उसके बाद जाके फाइनली वो बिकनी शुरू हो जाती हैं। थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2008 को एफपीआईज ने ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की माल बेचा था, मार्केट क्रैश हुआ था 25%। मार्च 2020 में कोविड के समय पे एफपीआईज ने 61,900 या 973 करोड़ के आसपास बेचा था, मार्केट क्रैश हुआ था 23%। अक्टूबर 2024 में भी एफपीआईज ने 94,000 करोड़ के ऊपर बेचा था, मार्केट रफली 8% गिरा था। और मार्च 2026 में 20-22 तारीख तक की बात कर रहा हूँ, एफपीआईज ने ऑलमोस्ट 88,180 करोड़ बेच दिए थे और निफ्टी ऊपर से ऑलमोस्ट 12-13% नीचे आ गया था। कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? सेलिंग बड़ी होती गई लेकिन क्रैश प्रपोर्शनली छोटा होता गया। क्यों? बिकॉज पहली बार 22 साल में इंडिया का मार्केट स्ट्रक्चर फंडामेंटली चेंज हो गया। बोलोगे यार अभिषेक भाई आप सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हो, तो समझो ये फंडामेंटल क्या चेंज हुआ, आपको थोड़ी पॉजिटिविटी दिखेगी। डीआईआईज हैव ओवरटेकन एफआईआईज एंड एन इन इंडियन इक्विटी ओनरशिप। कैसे? देखिए मोतीलाल ओसवाल के दिसंबर 2025 निफ्टी 500 डेटा के हिसाब से डीआईआई ओनरशिप 20.6% है, 20.6% ऑल टाइम हाई है, और एफआईआई ओनरशिप 18.4% है। और निफ्टी 50 में अगर उनके ही सेम डेटा को देखा जाए तो बात किया जाए तो डीआईआई 24.8% का वेटेज रखते हैं और एफआईआई 24.3%। ये सिंबॉलिक नहीं है, हिस्टोरिक है। 2025 में ही डीआईआईज ने इंडियन इक्विटीज में अराउंड $90.1 बिलियन का इनफ्लो डाला। सेम पीरियड में एफआईआईज ने अराउंड $18.8 बिलियन निकाला और फिर भी मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिया। वापस समझिए इस बात को, फॉरेनर्स ने बेचा, इंडियंस ने खरीदा, मार्केट सरवाइव कर गया। सबसे इमोशनल पार्ट, ये डीआईआई आर्मी कौन है? ये है म्यूचुअल फंड कंपनीज। हाँ, लेकिन उनके पीछे पैसा कहां से आ रहा है भाई साहब? ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे वीडियो में। तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा, हर सैलरीड इंडियन का पैसा, हर डिसिप्लिन्ड एसआईपी इन्वेस्टर का पैसा। दिसंबर 2025 की बात करूं, एसआईपी इनफ्लो हिट किए हैं 31,000 करोड़, ऑल टाइम हाई। 2025 का टोटल एसआईपी फ्लो 3.34 लाख करोड़ रहा। 2024 में ये 2.68 लाख करोड़ था। और एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स की बात करूं तो 9.79 करोड़। ये पैसा क्या करता है? ये क्रूड प्राइस चेक नहीं करता, ये 10 साल का यूएस ईयर यील्ड ट्रैक नहीं करता, ये पॉवेल साहब का स्पीच देखकर पैनिक नहीं करता। ये पैसा हर महीना आता है, चाहे कुछ हो चाहे कुछ नहीं हो, चाहे बाजार ऊपर जाए चाहे बाजार नीचे जाए, इनको कुछ नहीं पता। इनको बस पता है कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करना है तो एसआईपी लेना पड़ेगा, बिकॉज सारे फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स ने यही बात रटा दी है। 5th को, 10th को, 15th को सैलरी के बाद एक क्लॉक वर्क के जैसे
पैसे, एक सैलरी, एक एसआईपी और 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ये चीज़ करते हैं, इंडिया लिटरली अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद बिल्ड कर रहा है। फॉरेन मूड स्विंग से धीरे धीरे हमें आज़ादी मिल रही है, लेकिन लेकिन यहाँ एक डेंजरस बात भी है। डोंट सेलिब्रेट DIIs ब्लाइंडली। देखिए, समझिए, पॉजिटिविटी मैंने दे दी, लेकिन हम रियलिटी देना भी ज़रूरी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑल टाइम लो के आसपास आ चुकी है, अराउंड 48.8%। DIIs ने पिछले साल 24 में से 22 सेक्टर्स में होल्डिंग बढ़ाई है और इनमें से काफ़ी पैसा गया मिड कैप और स्मॉल कैप नेम्स में, जहां वैल्यूएशंस पहले से ज़्यादा स्ट्रेच थी, मतलब ऑलरेडी स्ट्रेच थी, उसको और स्ट्रेच कर दिया गया। मतलब हमने एक रिस्क की रिप्लेस कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की भी कोशिश नहीं करी और रिस्क अपना और बढ़ा दिया। पहले से ही टू मच फॉरेन कंसंट्रेशन था, उसको अवॉइड करके अब टू मच डोमेस्टिक रिटेल मनी पहुंच गया है हाई वैल्यूएशन प्लेसेस पे। और इसी चक्कर में दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मार्केट अभी जितना भी गिरा है या जो भी गिरेगा, अभी भी वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ही है, कोई सस्ता नहीं हुआ है। परसेंटेज वाइज मत देखो, वैल्यूएशन ज़्यादा है। मार्केट स्ट्रॉन्गर ज़रूर है, रेजिलियंट है, लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। अब असली सवाल ये है कि FIIs कब सेलिंग बंद करेंगे। असली सवाल एक्चुअल में ये भी है कि अगर कभी क्रेडिट साइकिल आया, जॉब्स में प्रेशर आई और लाखों इंडियंस की इनकम इंपैक्ट हो गए, तो SIP इन्फ्लोज का क्या होगा? क्योंकि आज मार्केट को कुशन देने वाला और कोई नहीं है, वो मिडिल क्लास आपके और मेरे जैसा व्यक्ति है। जी हाँ, आप ही हो, जिसके कारण मार्केट संभला हुआ है। तो अपने लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। जहां पर भी बैठे हो पीठ थपथपा लो, घर वालों को बता दो, पार्टी कर लो। पर आप समझो, FPI सेलिंग कब रिवर्स हो सकती है ये समझिए। एनालिस्ट के मुताबिक अगर ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात करूं, $85 के नीचे चले गया, रुपी स्टेबलाइज हो गया, US 10 ईयर यील्ड 3.5% के जोन में आ गया, वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा भी कूल डाउन हो गया, खत्म तो नहीं होगा, इंडिया का Q4 अर्निंग अपसाइड के तरफ पे आ गया, बजट स्पीच अगर निर्मला ताई अच्छी दे दें और कुछ ऐसा वैसा ना बोलें, पॉपकॉर्न के अलावा सारी चीज़ें बोलें, RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही सही से हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें संभल सकती हैं। देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा कि FPIs इंडिया को हेट करके भी बेच नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। वो बेचते हैं क्योंकि उनका रिस्क मॉडल फायर हो गया है और रिस्क मॉडल्स इमोशन पे नहीं चलते। क्रूड, बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, रुपी, बस इन पे चलते हैं। फाइनल ट्रूथ आप लोगों को बता दूं, अगर अभी तक आप लोग टिके हुए हो, लाइक करो इस वीडियो को। आपको मैं बता दूं कि इंडिया डिपेंडेंट ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इनविंसिबल अभी भी नहीं हुआ है। मार्केट ग्रो अप ज़रूर कर रहा है, लेकिन सवाल केवल इतना सा है, क्या इंडियन इन्वेस्टर भी ग्रो कर रहा है? ऐसे बाजार में मैं अपना पोर्टफोलियो किस प्रकार से एलोकेट कर रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो कमेंट्स में सिप लिख दीजिएगा SIP। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये सारा जो माजरा है, ये सारा डेटा समझने के बाद ही आपको अपना पोर्टफोलियो आने वाले 10 साल के लिए बनाना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।